हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू आर फाइन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स। तो उसके अंदर हमें एक लास्ट में जो फैक्टर देख रहे थे वो देख रहे थे अपन जो युकावा थ्योरी थी और मिजोन एक्सचेंज थ्योरी। तो उसको एक बार देखते हैं। उसके अंदर जो मिजोन्स होते हैं अपने पास, युकावा थ्योरी, पाई मीजोन exchanges between the न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो क्या होगा, पाई मीजोन एक्सचेंजेस होंगी, दे लोअर डाउन द एनर्जी लेवल, दे लोअर डाउन द एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। अब जो उनके अंदर जो एक्सचेंज थी पाई मीजोन्स के अंदर, स्पिन चार्ज, स्पिन के अंदर एक्सचेंज थी उनकी, चार्ज के अंदर स्पिन चार्ज, और जो पोजीशन के अंदर उनकी एक्सचेंजेस थी, उनकी वजह से क्या हो रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें अपन ने देखा था कि पाई मीजोन्स को हमने कंसिडर किया था कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन किस में चेंज होगा, न्यूट्रॉन में, प्लस पाई प्लस मीजोन्स में कन्वर्ट होगा। तो जब ऐसा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले और पाई प्लस मीजोन्स में, तो इससे एनर्जी एक्सचेंज होगा। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये डिग्रेड हो जाएगा, किसके अंदर एक्सचेंज हो जाएगा इनटू प्रोटॉन प्लस पाई माइनस। तो ये मीजोन्स जो है, मीजोन्स और इनको पायोन्स भी बोलते हैं, ये दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। तो ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरे प्रोटॉन में पी डैश में एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस न्यूट्रल पायन से एक्सचेंज करेगा। एक ये न्यूट्रॉन है, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये दूसरे न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो जाएगा एन डैश के अंदर, प्लस न्यूट्रल पायन से एक्सचेंज करेगा। तो ये पायन्स आए कहाँ से? ये जो पायन्स जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, तो दीज आर दे यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन कॉस्मिक रेज एंटर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर। मीजोन्स formed when cosmic rays enters into earth। जब वो अर्थ में एंटर होती है, then they are formed, or we can write न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल कोर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है बेटा, न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल कोर ऑफ पल्सेटिंग क्लाउड्स ऑफ मीजोन्स अकॉर्डिंग टू द युकावा थ्योरी। तो जितने पाई मीजोन्स के एक्सचेंजेस होंगे, उनकी पोजीशन में हो, स्पिन में हो, चार्ज के अंदर हो, तो उनकी पोजीशंस में जितने एक्सचेंज होंगे उसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे। तो डाउन हो जाएंगे तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर जो पाई प्लस माइनस जो होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज की जो हाफ लाइफ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸ सेकेंड होती है। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है। और पाई जो न्यूट्रल पायन्स होते हैं, इनकी जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड। इन ये और भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं पायोन्स। तो ये है। अब इन जो पायोन्स, मीजोन्स, बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स, इनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक नोट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इंपॉर्टेंट नोट्स, फर्स्ट इसके अंदर जो देखो, जो न्यूक्लियाई इज Z ग्रेटर देन 83, जिन न्यूक्लियाई के अंदर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, दीज आर अनस्टेबल। वो न्यूक्लियाई क्या कंसीडर करते हैं हम? अनस्टेबल कंसीडर करते हैं उनके अंदर। सेकेंड, देखो H11 ये हाइड्रोजन है
तो इसका जो जो न्यूक्लियर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है वो अपने पास देखो एक इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो मास नंबर 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 0, तो इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हो गया 0 एंड दिस इज मिनिमम। और H13 ट्राइटियम, ये ट्राइटियम भी इसी का हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो इसके अंदर ट्राइटियम के अंदर जो N/P रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 2 और वो क्या होता है मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होता है इनके अंदर। रेडियम इज मोस्ट रेडियो एक्टिव, नाउ थर्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन इज अ E+1 0 is the anti-particle of electron. ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है एंटी पार्टिकल्स एंड दे आर फर्स्ट दे वर डिस्कवर्ड बाय पॉजिट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932. दिस पॉजिट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932. अब देखो पॉजिट्रॉन्स कैसे बने थे, एक बोरोन का न्यूक्लियर ले लिया, बोरोन 510, और उनकी अल्फा पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन कराई 2,4, तो उससे बन गया अपने पास नाइट्रोजन 713 प्लस एक न्यूट्रॉन बन गया। देखो टोटल 5 + 2 7, 10 + 14, तो 1 + 13 14। अब ये जो नाइट्रोजन 713 था ये अनस्टेबल था, ये डिकम्पोज हो गया इनटू कार्बन 613 plus 1 positron. So this is positron. Next जो important note है बेटा अपने पास कि ये जो positron, when positron combines with electron, देखो when positron interacts with इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास पॉजिट्रॉन हो गया E+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इनसे बनेंगे अपने पास गामा फोटॉन्स आर फॉर्म, गामा फोटॉन्स आर फॉर्म। और एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होने के बाद गामा फोटॉन्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हम ये भी बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, दिस इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। अब इसका रिवर्स, जब गामा फोटॉन्स interacts with matter, जब गामा फोटॉन्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने तो उसको बोलेंगे हम पेयर प्रोडक्शन, और जब पॉजिट्रॉन और ये रिएक्ट करके गामा फोटॉन्स बनाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। Antiproton. This antiproton is P-1 1. This is an antiparticle of antiproton is an antiparticle of proton. प्रोटॉन का ये एंटीपार्टिकल है and it was discovered by सीग्रे इन 1955 में डिस्कवर किया था सीग्रे ने इसको, एंटीप्रोटॉन्स को। जो एंटीप्रोटॉन है, एंटीप्रोटॉन पे -1, जो इसका Z है वो -1 होगा और प्रोटॉन का +1, तो इसके अंदर प्रोटॉन एंड एंटीप्रोटॉन देयर इनकी जो स्पिन होगी, देयर स्पिन एंड मास रिमेन सेम, देयर स्पिन एंड मास रिमेन सेम। प्रोटॉन और एंटीप्रोटॉन का स्पिन और मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो
ये अपने पास जो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, और ये डिस्कवर किसने किए थे? सीग्रे ने। तो हाउ दे इंटरैक्ट्स एंड हाउ दे आर फॉर्म? प्रोटॉन कॉपर जो न्यूक्लियाई है, कॉपर न्यूक्लियाई विद एक्सेलरेटेड इज कॉपर न्यूक्लियाई इज बोmbarded विद, जब कॉपर न्यूक्लियाई के अंदर बोmbarded विद एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स, एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स के साथ बोम्बार्ड करेंगे तो एंटी प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड। नाउ सिक्स्थ नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन व्हेन प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन इंटरेक्ट्स, देखो जब इनमें इंटरेक्शंस होंगी P11 प्लस P-11, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया? नेट जीरो। तो उनसे बनेंगे अपने पास 0-1। एक तो अप स्पिन, जो अप स्पिन वाला बनेगा, अप न्यूक्लियर स्पिन ऊपर की साइड में होगी, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रॉन, प्लस 0-1 डाउन स्पिन, इसको बोलेंगे हम एंटी न्यूट्रॉन। Neutron and anti-neutron, and they were discovered by Cork in 1956। 1956 में कॉर्क ने डिस्कवर किया था इन्हें कि एक प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा और एक एंटी न्यूट्रॉन, और ओनली उनके दे डिफर इन द स्पिन ओनली। ये अपने न्यूक्लियर स्पिन के अंदर ही डिफर करेंगे। नेक्स्ट, pi mesons। These pi mesons are usually of three types: mu mesons, और mu mesons को हम म्यून्स भी बोलेंगे। pi mesons are known as pions, and k mesons को हम केयॉन्स बोलते हैं। केयॉन्स, तो जो म्यून्स होते हैं अपने पास, म्यून्स दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। और जो म्यून्स का मास होता है, मास ऑफ म्यून इज इक्वल टू 206 टाइम्स देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ पायन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली भी हो सकते हैं, और दे कैन बी न्यूट्रल। और इनका जो मास होता है, मास ऑफ पायन्स इज इक्वल टू 237 टाइम्स एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पायन्स का जो मास होता है वो अपना न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। उसके बाद के मीसोन्स, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और के मीसोन्स हैवियर होते हैं, तो मास ऑफ केओन्स इज इक्वल टू 970 टाइम्स देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इनके अंदर रिलेटेड फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू पाई मीसोन्स। एंड नाउ जो रिसेंट रिसर्च है, इट शोज दैट देयर एग्जिस्ट 15 टाइप ऑफ पाई मीसोन्स। Recent research shows there exists 15 types of pi mesons। अब देखो बेटा, पाई mesons का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? 9 जो पाई प्लस माइनस है, पाई प्लस माइनस दे डिकेज इनटू म्यू प्लस माइनस में डिके हो सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्राइनो। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यू को न्यूट्राइनो, एंड दिस इज एंटी न्यूट्राइनो। दिस इज एंटी पार्टिकल, इसका एंटी पार्टिकल है। तो म्यू प्लस माइनस म्यून्स प्लस न्यूट्राइनो प्लस एंटी न्यूट्राइनो, दे डिफर ओनली इन देयर स्पिन। ये इनकी न्यूक्लियर स्पिन में डिफर करेंगे। पाई जीरो जो ये डिके हो जाएंगे इनटू गामा 1 प्लस गामा 2।
पेयर ऑफ गामा पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, इस तरीके से डिके होंगे। नेक्स्ट एक अपने पास होते हैं हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स हैव मास, हाइपरॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स। हाइपरॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास greater than protons। प्रोटॉन्स से मास उनका क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड दीज हाइब्रोन्स एंड पाई मीजोन्स दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज, मतलब इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। हाइपरॉन्स एंड पाई मीजोन्स these are short lived species। और ये जो न्यूट्राइनो और एंटी न्यूट्राइनो जो पार्टिकल्स थे, दे वर डिस्कवर्ड बाय काउंट्स एंड रीन्स इन 1956। काउंट्स और रीन्स ने इनको डिस्कवर किया था, न्यूट्राइनो एंड एंटी न्यूट्राइनो। सो हाइपरॉन्स एंड पाई मीजोन्स आर शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज। देखो प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्राइनो, positron, these are stable species। pi mesons and neutrons, these are unstable। ये unstable species होती है। These are formed during the various reactions। ये डिफरेंट वेरियस रिएक्शंस के अंदर बनेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे पाई पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट किया तो क्या बन गया उससे, न्यूट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन, दे डिफर इन देयर स्पिन एंड दीस वर डिस्कवर्ड बाय कोक्स इन 1956। जब कॉपर की हम एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स के साथ, कॉपर इज बॉम्बार्डेड विद, ये बॉम्बार्डेड विजिबल नहीं होता, कॉपर इज बॉम्बार्डेड विद एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स, तो उससे क्या बन गया, एंटी प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद पाई मीजोन्स तीन टाइप के होंगे अपने पास, म्यून्स, पायोन्स और केओन्स। तो ये उनकी पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं, ये भी तीनों उसी कैटेगरी में है। और इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास से जब कंपेयर करेंगे तो लगभग अपना इतना ग्रेटर होगा। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शंस और ड्यूरिंग द वी डिस्कस देम इन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट radioactivity। The emission of invisible rays, this first seen by Henry Becquerel। हेनरी बैक्वेरेल ने सबसे पहले देखा था। एंड दिस टर्म रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय मैडम क्यूरी एंड हस्बैंड प्रेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड प्रेरी क्यूरी। सो इस रेडियो एक्टिविटी की कैसे डिफाइन करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ द spontaneous disruptive process। क्या बोलेंगे बेटा, द स्पॉन्टेनियस डिसरप्टिव प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे एक हैवियर न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर डिग्रेड हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस डिसरप्टिव प्रोसेस इन विच हैवियर न्यूक्लियाई disintegrates into lighter nuclei
विदाउट एक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी or force by emission of some particles. By emission of particles, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के अंदर जैसे कुछ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे, जैसे हम इसको शो करना हो अपने को, तो ये यहाँ पे अपन ने एक लेड चैम्बर ले लिया। तो जो पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उनको अल्फा पार्टिकल्स नाम दिया गया, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उनको बीटा पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गए उनको गामा पार्टिकल्स। तो ये यहाँ पे क्या है अपने पास? रेडियम। ये दो ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स है, जैसे दिस इज रेडियम इन बोथ एंड दिस इज लेड चैम्बर। ये लेड चैम्बर के अंदर रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको रख दिया। तो ये रेडियम जो है, जो एमिशन ऑफ गामा रेज और दिस रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अल्फा बीटा और गामा, उनको कंट्रोल्ड वे में एमिशन होगा उनका, लेड चैम्बर की वजह से कंट्रोल करेगा ये उसको, रेडियो एक्टिविटी को। एक्टिविटी और डैमेज को। यहाँ पे अपन ने इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, उनको गामा पार्टिकल्स नाम दिया गया। और जिनके अंदर जो पार्टिकल्स ज़्यादा डिफ्लेक्टेड को हमने बीटा पार्टिकल्स, इनके अंदर डिफ्लेक्शन क्या है? मोर डिफ्लेक्टेड। और जो लेस डिफ्लेक्शन हुआ उनको क्या नाम दिया गया? अल्फा पार्टिकल्स। दीज आर लेस डिफ्लेक्टेड। सो ये जो पार्टिकल्स है ये डिफ्लेक्ट हुए, तो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। तो देयर प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन डिफरेंट वे। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और सबसे पहले इन जो एमिशन ऑफ रेडिएशंस को जो देखा हुआ हेनरी बैक्वेरेल ने देखा था, फिर इस टर्म रेडियो एक्टिविटी को नाम दिया गया था मैडम क्यूरी एंड प्रेरी क्यूरी। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि एक अपना जो न्यूक्लियाई होगा, हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा। क्यों डिसइंटीग्रेट होगा? फिर वो अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि वो उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो लोअर एनर्जी लेवल्स के अंदर आने के लिए सम काइंड ऑफ एमिशंस विल बी देयर। सो दिस इज अ नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स, फर्स्ट इनका नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर हाई स्पीड पार्टिकल्स ऑफ He2 4 न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई के हाई स्पीड पार्टिकल्स को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। एंड बीटा पार्टिकल्स, दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, उनको हम बीटा पार्टिकल्स बोलेंगे। गामा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। हाई एनर्जी रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे?
गामा पार्टिकल्स नोटेशन, इनको नोट कैसे करेंगे? अल्फा पार्टिकल्स को दो He2 4 और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम। हीलियम का जो एटम होता है उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट बन जाता है? अल्फा पार्टिकल्स के। तो इनको ऐसे लिखेंगे या अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा पार्टिकल्स को बीटा से और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, गामा पार्टिकल्स को गामा से और गामा 00, इनका कोई नंबर और चार्ज मास नहीं होगा। नेचर ऑफ पाथ, देखो इनकी पाथ जो होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और जो गामा बीटा पार्टिकल्स होते हैं क्रूक्ड पाथ, एंड दे मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में होंगे गामा पार्टिकल्स। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम के 4 टाइम्स, जो 4 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हो गए, तो उनका मास लगभग हम बराबर कंसीडर करें तो 6.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास होगा इनका। और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उसमें 9.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 10⁻⁻21 ग्राम, और इनका ऑलमोस्ट 0 मास होगा। वेलोसिटी जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 होगी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और इनकी जो होगी 33 to 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के 33 to 90% होगी स्पीड किसकी? बीटा पार्टिकल्स की। और जो गामा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स की अपने पास स्पीड होगी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, सी, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, इनका जो शील्डिंग होगी, अल्फा पार्टिकल्स कैन बी शील्डेड बाय पेपर और सिंपल क्लॉथ, पेपर और सिंपल क्लॉथ से हम इनकी शील्डिंग कर सकते हैं। और जो बीटा पार्टिकल्स है, एज इनकी एनर्जी हाई है, तो इनकी एनर्जी हाई है तो लैब कोट और थिक क्लॉथ और ग्लोव्स आर यूज्ड फॉर दिस शील्डिंग। और जो गामा पार्टिकल्स है, इनकी शील्डिंग के लिए लेड चैम्बर और कंक्रीट वॉल्स, कंक्रीट की जो थिक वॉल्स होंगी वो उनके लिए यूज करेंगे शील्डिंग के लिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज है, तो कौन सी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? जैसा अभी हमने देखा था नेगेटिव प्लेट की तरफ। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कौन सी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। और ये नो डिफ्लेक्शन, ये सीधे जाएंगे। गामा पार्टिकल्स विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, property alpha, beta and gamma. Next is 8th चार्ज, इनके +2 चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर -1 चार्ज होगा और इनके ऊपर नो चार्ज, दे आर चार्जलेस गामा पार्टिकल्स। पेनिट्रेशन पावर ऐसे याद रख सकते हो आप, जो अल्फा पार्टिकल्स की होगी वो 0.01 mm एल्यूमिनियम फॉइल को पेनिट्रेट कर जाएंगे, एंड ये 0.1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल बीटा पार्टिकल्स, और ये 8 सेंटीमीटर लेड चैम्बर, 8 सेंटीमीटर की लेड प्लेट को भी पेनिट्रेट कर जाएंगे और 25 सेंटीमीटर थिकर स्टील को भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो इनके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा की सबसे कम, फिर बीटा की और फिर गामा की, ये होगा पेनिट्रेशन पावर।
आयनाइजेशन पावर, जिसमें मीडियम में ये मूव करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करा देंगे। तो आयनाइजिंग पावर जो होती है अल्फा पार्टिकल्स की 10⁻⁴ 4 टाइम्स होती है, इसकी 10⁻⁴ आप 2 टाइम्स और ये 1, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की, फिर बीटा की, और सबसे कम किसकी होगी? गामा की। नेक्स्ट, टिपिकल सोर्स, यूजुअली अपन कहाँ से एमिट करते हैं ये पार्टिकल्स? तो टिपिकल सोर्स अल्फा पार्टिकल्स का होता है रेडियम न्यूक्लियाई 226 रेडियम, और जो बीटा पार्टिकल्स होता है कार्बन 14, ये C614 है, ये ऐसे डिकम्पोज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन 714 प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है। और जो गामा पार्टिकल्स है, गामा पार्टिकल्स टेक्नीशियम, दिस इज बीटा पार्टिकल C614, इट डिग्रेड्स इनटू नाइट्रोजन 714 प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट कर जाएगा। और जो गामा रेडिएशंस होती है, गामा रेडिएशंस का टिपिकल सोर्स है टेक्नीशियम 43, और उसका एटॉमिक मास लगभग 99 के आसपास होता है। तो ये जो टेक्नीशियम का पार्टिकल्स होते हैं, ये टेक्नीशियम के पार्टिकल्स, ये हाई एनर्जी न्यूक्लियस होता है, दिस इज हाई एनर्जी न्यूक्लियस, टेक्नीशियम इज हाई एनर्जी न्यूक्लियस। तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू Tc43 99, ये लो एनर्जी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा into low energy nuclei by emission of gamma radiations. Next, टिश्यू डेप्थ, टिश्यू डेप्थ के अंदर इनकी जो पावर होगी, इसके अंदर जो टिश्यू डेप्थ अल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम होगी, फिर बीटा की, और फिर गामा पार्टिकल्स की। ट्रेवल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो सेम अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा पार्टिकल्स। सो दिस इज दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिलेटेड टू अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। एक बार ये जो न्यूक्लियाई है इसको आप चेक कर सकते हो, दिस इज एटॉमिक मास इज 99 और समव्हाट। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो नेचर, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे, He2 न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको। बीटा पार्टिकल्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड दीज आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर सेल्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स नहीं होते हैं बीटा पार्टिकल्स, ये हाई एनर्जी न्यू पार्टिकल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस से एमिट होंगे। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है। नोटेशन इनको नोटेट करेंगे हम, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है ये, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स -1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और गामा पार्टिकल्स को 0 0, कोई चार्ज नहीं होते उनके ऊपर। नेचर ऑफ पाथ ये स्ट्रेट फॉलो करते हैं, क्रूप्ड, और ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मास जो होता है, इतना मास सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का होता है, फिर बीटा, और सबसे कम गामा पार्टिकल्स। वेलोसिटी ये 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये 33 to 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एंड गामा रेडिएशंस और गामा पार्टिकल्स दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। शील्डिंग, इनको शील्डिंग कर सकते हैं सिंपल पेपर और क्लॉथ से। इनकी लैब कोट, थिक क्लॉथ और ग्लोव्स, इनके लिए कंक्रीट वॉल और लेड चैम्बर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ये पॉजिटिव की तरफ, और दे गामा पार्टिकल्स दे ट्रेवल स्ट्रेट, दे शो नो डिफ्लेक्शन। सो ये इनका चार्ज +2 -1 नो चार्ज। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। आयनाइजेशन पावर ये पेनिट्रेशन पावर सबसे कम अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की 10⁻⁴, फिर बीटा पार्टिकल्स 10⁻²। ऐसे ये इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे। So now let us see these are the properties of alpha, beta and gamma particles. अब देखो जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर एक तो अपन ने डिस्कस किया मिजोन्स और पायोन्स एक्सचेंज थ्योरी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए मिजोन्स और पायोन्स एक्सचेंज थ्योरी। अब एक उसके अंदर हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के अंदर एक में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हायर था, जो उनकी जो वैल्यू थी स्टेबल न्यूक्लियाई की, वो नॉर्मल न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डेविएट हो रही थी। तो एक में तो n/p हाई था, एक में n/p लो था, और उनके बीच में न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई की डिस्कस कर रहे थे हम। तो इसके अंदर हाउ n/p डिसाइड्स स्टेबिलिटी,
देखो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, ये स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इसके अंदर जैसे एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे? एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, कंडीशन, यूजुअल कंडीशंस क्या होती है उनकी, एंड इफेक्ट एंड देयर जनरल रिप्रेजेंटेशन। and representation of the process. कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी से कैसे डिस्कस करेंगे? देखो बेटा, फर्स्ट एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स के एमिशन से। तो अल्फा पार्टिकल्स का जब एमिशन होगा तो इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं 2,4 हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये जब कब इसमें जेड यूजुअली जब ग्रेटर देन 83 होता है, एटॉमिक नंबर जब 83 से ज्यादा होता है तो उनके अंदर अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता है। तो इससे क्या होगा, n/p न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे x जनरल कोई भी एलिमेंट है, z एटॉमिक नंबर है, a मास है। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स जब एमिट होंगे तो इसका देखो एटॉमिक नंबर तो 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से। तो ये जो अपने पास x डैश बनेगा उसका a-4 और ये z-2 इस तरीके के न्यूक्लियाई में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपने पास यूरेनियम 238 है मान लो 92, अब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो ये बन जाएगा थोरियम 90 और 238 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा 234 प्लस 1 अल्फा पार्टिकल He24, 1 alpha particles will be emitted out. So this is the usual representation of how alpha particles emission will occur. तो n/p रेशियो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंक्रीजेस। सेकंड बीटा पार्टिकल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कंडीशन जब n/p हाई हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जब अगर हाई है तो उसके केस में क्या होगा, बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होगा। और बीटा पार्टिकल्स इसके इफेक्ट से क्या हो जाएगा, n/p न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जब हाई हो जाएगा, बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिक्रीजेस। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, x z a एटॉमिक नंबर है, अब इसमें से बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे तो ये a ही रहेगा x डैश और दिस विल बी z+1 बीटा पार्टिकल विल बी एमिटेड आउट। एक बीटा पार्टिकल्स इनमें से बाहर निकल जाएगा। जैसे अपने पास कार्बन 614 है, ये हमने टिपिकल सोर्स में भी देखा था, कार्बन 614 में से ये नाइट्रोजन 714 में बदल जाएगा प्लस 1 बीटा पार्टिकल्स विल बी गिवन आउट। अब देखो एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो प्रोटॉन्स बढ़ गए इसमें, तो प्रोटॉन्स बढ़ गए तो n/p न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल्स के एमिशन से डिक्रीज हो जाएगा। गामा रेडिएशंस कब एमिट होंगे, जब इसके अंदर गामा रेडिएशंस विल बी एमिटेड इन केस ऑफ हाई एनर्जी न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियस की एनर्जी हाई होगी तो यहां से क्या हो जाएगी, लो एनर्जी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की एनर्जी लोअर हो जाएगी। तो न्यूक्लियस की एनर्जी लोअर होगी, इसका एग्जांपल है टेक्नीशियम 43, ये 99 टेक्नीशियम, इसकी दीज आर मेटा स्टेबल, जो इनकी मेटा स्टेट होती है इनकी हाई एनर्जी होती है। Tc 9943 प्लस गामा पार्टिकल्स एमिट करेंगे तो इनकी लो एनर्जी हो जाएगी गामा पार्टिकल्स के एमिशन के बाद। हाई एनर्जी न्यूक्लियाई और जो इफेक्ट होगा उन न्यूक्लियस की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ में ए है अपने पास पॉजिट्रॉन एमिशन। तो इनमें दो कंडीशन होगी पॉजिट्रॉन एमिशन के अंदर। पॉजिट्रॉन एमिशन में जब n/p क्या होता है अपने इसके अंदर लोअर होता है तो कंडीशन इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके अंदर, n/p इंक्रीजेस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाएगा इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो ये प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे इसके अंदर सोडियम है 1122 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नियोन 1022 प्लस 1 बीटा पार्टिकल्स विल बी गिवन आउट। ये बीटा पार्टिकल्स ही पॉजिट्रॉन, दीज आर तो पॉजिट्रॉन्स एमिट होंगे इसके अंदर। तो n/p लोअर, ये देखो एक एटॉमिक नंबर कम हो गया तो n/p रेशियो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
कि जैसे एक न्यूट्रॉन है अपना प्रोटॉन 1 इट डिकम्पोजेस इनटू न्यूट्रॉन 0 1 प्लस 1 बीटा पार्टिकल। एक प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन के अंदर। उसके बाद बी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर को हम के कैप्चर भी बोलते हैं, जो के शेल इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है इसमें। तो इसमें के कैप्चर कब होगा, जब वही n/p लोअर होगा, तो n/p इंक्रीजेस। तो के शेल कैप्चर यूजुअली जैसे Hg का न्यूक्लियाई है अपने पास Hg 197 प्लस ये के शेल जो है, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक के शेल होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और ये बदल जाएगा इनटू Au 197 एंड 79 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा इसमें, तो ये इसके अंदर बदल जाएगा। प्लस इसमें एक्सरेज एमिट होंगी जब ये इसमें बदलेगा तो मतलब ये एक्सरे बनाने का भी मेथड है। तो यहाँ से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अपने पास एक न्यूट्रॉन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर किया, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन प्लस एक्सरेज विल बी गिवन आउट। सो ये के कैप्चर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो बीटा पार्टिकल्स है इनके अंदर जो समटाइम्स जो बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है तो n/p रेशियो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो n/p रेशियो, ये इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन आया तो इसको हमने यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, सोडियम। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है बीटा पार्टिकल्स के केस में, यहाँ पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो गया इनटू 1 प्रोटॉन प्लस 1 बीटा पार्टिकल। अब देखो ये तो पेरेंट न्यूक्लियाई था और ये अपना बन गया डॉटर न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई और जो इसका डॉटर न्यूक्लियाई है, तो इसके बीच में जो एनर्जी लेवल्स जो क्यों डिकम्पोज हुआ, उसके एनर्जी लेवल्स को लोअर डाउन करने के लिए। तो एनर्जी लेवल लोअर डाउन, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो पेरेंट और जो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर बीटा पार्टिकल्स के एमिशन के बाद वो उसके साथ मैच नहीं करता। तो दैट वो जो एनर्जी डिफरेंस है, सम एनर्जी डिफरेंस गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज एंटी न्यूट्राइनो। ये एंटी न्यूट्राइनो पार्टिकल्स क्यों एमिट हुए, क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, तो उन डॉटर न्यूक्लियाई जब बना तो एनर्जी लेवल्स उसके डाउन होने चाहिए। तो जितनी एनर्जी लेवल्स डाउन होने चाहिए वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से मैच नहीं करता। तो वो किस चीज, वो एनर्जी जो मिसिंग एनर्जी डिफरेंस है, वो मिसिंग एनर्जी डिफरेंस gave rise to the existence of anti-neutrino particles. So these are the different how n/proton neutron proton ratio decide the stability कि कौन सा पार्टिकल्स एमिशन होगा और उसकी यूजुअल कंडीशंस क्या होंगी। तो इसके बिहाफ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट पड़ेगी। तो अपन ने देखो, अब हम रिकॉल करते हैं, तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अपन ने एक तो बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड किया था, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। सेकंड ये अपनी कंडीशंस होगी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। फिर एक पढ़ी हमने मीजोन्स थ्योरी, और एक जो मैजिक नंबर्स थे लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल्स, उनकी तरह स्पेसिफिक मैजिक नंबर्स 2, 8, 20, 28, 50। तो उसके हिसाब से वो जो मैजिक नंबर्स जिनमें होंगे तो उसके अंदर वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर वो मैक्स मोर स्टेबल होंगी एज कम्पेयर टू द अदर न्यूक्लियाई। और एक ओड इवन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर जो ओड होगा वो न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होंगी, और दोनों में इवन है तो मोर स्टेबल। जैसे उसके अंदर 167 न्यूक्लियाई की लगभग हमने देखा था कि वो मोर स्टेबल थी। फिर उसके बाद 57 न्यूक्लियाई की जो था जिनमें प्रोटॉन्स था ओड और न्यूट्रॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स थे इवन और न्यूट्रॉन्स ओड थे, तो वो उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो तो इवन वाले मोर स्टेबल है। तो दीज विल डिसाइड द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉस एंड theory of radioactive disintegration laws, that is Rutherford and Soddy's law, and second another one is Rutherford ये Fajans and Soddy's law। Fajans और Soddy's law को group displacement laws भी बोलते हैं। So that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.